हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, कल आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया सीबीटी 1 का, और बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स एमजेटी एजुकेशन से लगातार पढ़ाई कर रहे थे, करंट अफेयर और जीके जीएस तैयार कर रहे थे, उन्होंने अपने रिजल्ट्स भेजे। काफ़ी अच्छा लगा देख करके। लेकिन अब असली लड़ाई आपका सीबीटी 2 में है। ठीक है, तो सीबीटी 1 तो क्लियर जिन लोगों ने कर लिया है उन लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। लग जाइए पूरी जोड़ तोड़ मेहनत के साथ, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। मात्र आपके पास समझो मोटा मोटा 20 से 22 दिन है। इसके बाद आपका फिर से एग्जाम है सीबीटी 2 का। 13 अक्टूबर को डेट अनाउंस हो चुकी है। तो ऐसे में सीबीटी 2 के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन एक और ज़रूरी बात, जो जैसे बहुत सारे लोगों को ना, ये सब चीज़ें मैं वैसे दिखाता नहीं हूँ, कभी आपने देखा भी होगा रेगुलर अगर देखते होगे तो, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर भरोसा नहीं रहता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनकी वीडियो से आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि नहीं। मैं फला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तमाम तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों के। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप यूपीएससी तक के लेवल के भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा करके देखोगे, उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, बस हाँ, यूपीएससी के लिए मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक वाला सेक्शन रखा हुआ है। तो यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर जो वीडियो बनाता हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को और ज़्यादा व्याख्या के साथ बताता हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको वहाँ से कवर करा दिया जाता है। डेली करंट अफेयर से इंडिया के जितने भी वनडे एग्जाम हैं वो सब कवर होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एग्जाम ही नहीं, आप देखो अभी ये कल या परसों का ही है, केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, विच ऑफ द दीज आइटम पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ इंडियन मॉन्क बोधि धर्मा वाज गिफ्टेड टू श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ट्रिप ऑफ जापान इन 2025। ये 7.5 लाख रुपए का क्वेश्चन था, है ना। अगर वो जो भी गए होंगे, पता नहीं ये जीते कि नहीं जीते, क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता। सोशल मीडिया पर मैं स्क्रॉल कर रहा था तो ये इमेज मिली, तो मुझे लगा अरे यार, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। तो अगर पूरा एपिसोड मैं देखूं, वैसे तो मैं केबीसी वगैरह देखता नहीं हूँ, अगर देखूं तब तो बहुत क्वेश्चन मैं आपको ला करके दूं। आप देखिए 1 सितंबर को सेम ऐसे ही क्वेश्चन यही पढ़ाया गया था कि पीएम मोदी को देखिए दरुमा गुड़िया भेंट की गई। यही तो है, क्वेश्चन पूछा गया था। दरुमा गुड़िया, दरुमा डॉल जो है ये भेंट की गई है जापान में, जापान यात्रा के दौरान। अभी आपने देखा था ना, 29 से लेकर के 1 तक भारतीय प्रधानमंत्री जापान और फिर चाइना गए। चाइना में एससीओ समिट में हिस्सा लिए, तो उससे पहले जब जापान गए थे तो उनको दरुमा गुड़िया भेंट की गई थी। ये मैं आपको 1 सितंबर वाली वीडियो में बताया हूँ, देखो। इसलिए हर दिन के वीडियो में आपका अपडेट भी डाला जाता है। तो इसलिए आप ना सिर्फ इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बल्कि आप चाहे इसकी केबीसी की भी बहुत सारी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं अपने पास, और वो भी लगातार गाइड होते रहते हैं, उनको भी गाइड किया जाता रहता है। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है एमजेटी एजुकेशन का करंट अफेयर। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है। चलिए अब आते हैं रिवीजन पर। ये तो रही विश्वास और भरोसे वाली बात, और बाकी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्या करना है उस पर आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो विश्व बांस दिवस हम लोगों ने पढ़ा था, 18 सितंबर को मनाया जाता है। और पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी ने अभी मध्य प्रदेश में किया है। पीएम मित्र का मतलब होता है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। वैश्विक नवाचार सूचकांक आया, इसमें भारत इस बार 38वें पर रहा, फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड रहा। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन, ये पुस्तक रवि के मिश्रा की आई है। और अभी हाल ही में मणिपुर के जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए हथेई मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। दलीप ट्रॉफी का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता साउथ जोन को हरा करके। और फिडे महिला ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप 2 बार जीतने वाली पहली महिला बन गई वैशाली रमेश बाबू। और नव और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय नीति शुरू की गई है। मिंत्रा ने दुर्गा पूजा के लिए अभी सौरभ गांगुली को के साथ मिलकर के सौरभ के नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। सैमुअल उमतित ये फ्रांस के फुटबॉलर थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। वो आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाती है, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाती है। रात को 9 बजे शार्प 9 PM पर आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है एमजेटी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वन लाइनर आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेजा जाता है, तो आप वन लाइनर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज का,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की? अम्बू करंगल योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है। अम्बू करंगल योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। किसके लिए? अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए। आप ये आर्टिकल भी देख पाओगे, तमिलनाडु सीएम स्टालिन लॉन्चेज अनबू करंगल स्कीम टू एड एजुकेशन ऑफ ऑर्फन किड। जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ये योजना शुरू की गई है और कल्याण के लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा 16 सितंबर को। तो ये 18 वर्ष की आयु या स्कूल पूरा करने तक 2000 रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता देगी बच्चों को। इसके अलावा 1340 अनाथ बच्चों को लैपटॉप भी दिया गया इसी योजना के तहत। तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में जानो। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। आप देखोगे लोकेशन यहाँ पर है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। राजधानी इसकी चेन्नई होती है। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें हैं, 39 लोकसभा में यहाँ से सीट जाती है और 18 आती है राज्यसभा में। अब नया परसीमन होने वाला है। परसीमन मैंने अभी आपको कल या परसों में समझाया था। तो उसके तहत जो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो इसी राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तमिलनाडु के द्वारा। और तो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी सबसे ज़्यादा विरोध यही कर रहे हैं। इवन ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में एक नई राज्य शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने अपनी राज्य शिक्षा नीति लॉन्च कर दी है। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको बाईपास करते हुए इन्होंने राज्य शिक्षा नीति लॉन्च कर दी है। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखना। इनका दक्षिण भारत के जो राज्य में जो सरकारें हैं ना, ये बात नोट कर लो। दक्षिण भारतीय राज्यों की जो सरकारें हैं वो किस किस पार्टी से हैं, पार्टी का नाम पूछा ही जाएगा। समझो आप, आंध्र प्रदेश हो पीडीपी, तेलंगाना हो कांग्रेस में और एमके स्टालिन डीएमके, इसके अलावा केरल में सीपीआईएम, ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस, मुंबई में, महाराष्ट्र में तो आप जान रहे हो बीजेपी और इसका शिवसेना का गठबंधन से बना हुआ है। बीजेपी अभी वर्तमान में सीएम है वहाँ से। ठीक है, आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए, तो पुलिकट, कालीवली, सिंगालनरू, यहाँ पर झीलें हैं। नेशनल पार्क में गोइंडी है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, पलक्कड़ दर्रा है। भरतनाट्यम दुनिया का सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है ये यहाँ पर है, शास्त्रीय नृत्य है। करगट्टम, ओलियट्टम भी होता है। अगला बॉर्डर शेयर की बात करें तो बॉर्डर शेयर ये अपना आंध्र प्रदेश से और केरला से और कर्नाटका से शेयर करता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूरे भारत में 500 से ज़्यादा डेटा लैब स्थापित करने की योजना की घोषणा की? 500 से ज़्यादा डेटा लैब ये सेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। अश्वनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर तो हैं ही हैं, आईटी मिनिस्टर भी हैं ये, तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम आगे आने वाले दिनों में 500 एआई डेटा लैब स्थापित करेंगे अंडर इंडिया एआई मिशन। आप जानते हो इंडिया एआई मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी शुरुआत में, इसी साल के शुरुआत में जब बजट से तैयार रहा था उन सब में भी अनाउंसमेंट किया गया था। इंडिया एआई मिशन पर भारत सरकार इसके लिए 10,300 करोड़ रुपए का बजट रखी है। एआई क्यों ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देख रहे हो एआई के ज़रिए पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज होती नज़र आ रही है। एनवीडिया जैसी कंपनियां जो टॉप, दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज में से आ गई हैं। अब देखो एआई की वजह से चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो, इसके अलावा XAI का, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां और तेज़ आ रही हैं। परप्लेक्सिटी हो गया ये इंडिया में। तो ऐसी कंपनियां जब आ रही हैं और बहुत तरह तरह की सर्विसेज दी रही हैं, उसमें बहुत सारी धोखाधड़ी की भी चीज़ें हो जाती हैं। अभी देखो जैसे एक साड़ी ट्रेंड चला था, वो कपड़ा चेंज हो जा रहा है उसका एआई के माध्यम से, एआई के थ्रू। आपकी एक फ़ोटो बस अपलोड करनी है, उस पर आप जो चाहो, जो मर्जी चाहो वो कपड़ा पहना दो। तो ये सब रिस्की भी हो सकता है। तो इसी रिस्क से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा लैब स्थापित करेंगे। डेटा लैब मतलब अपना डेटा अपने देश के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल को अगर कोई भी देश, कोई जैसे सर्वर होता है, कोई भी देश है, जैसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या बाकी चीज़ें जब करते थे, यूज़ करते थे, पहले क्या होता था, इनका सर्वर दूसरे देशों में हुआ करता था, तो वहाँ पर डेटा स्टोर होता था। भारत सरकार अगर इमरजेंसी में डेटा मांगती थी तो वो वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होता था। लेकिन भारत ने 2021 में, ध्यान रखना ये बात भी पूछा जाएगा, 2021 में नए आईटी लॉज लागू किए और इसके थ्रू ग्रेवेंस अधिकारी, डेटा लैब का यहाँ पर इंडिया में होना, सर्वर का आपका, ये सब चीज़ें, नियम इसमें लागू किए गए। धीरे धीरे कंपनियां मानी और उसके बाद आज भारत का डेटा भारत में रहता है ज़्यादातर मामलों में। अब ऐसे ही भारत चाह रहा है, भारत एआई मिशन के जरिए भारत के अंतर्गत
अभी 8 कंपनियों का चयन किया गया है जो आईआईटी बॉम्बे के साथ मिल करके ये डेटा लैब स्थापित करने में मदद करेंगी और भारत की डेटा भारत में ही रहेगा। ठीक है, ये डेटा लैब होगा। चलिए, तो ये 1 ट्रिलियन मापदंडों वाला एक बड़ा भाषा मॉडल भी होगा। अगला, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी। पाकिस्तान का देखो सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। आप ये आर्टिकल देखिए, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, व्हाट इट मीन्स फॉर द 2 कंट्रीज। ये 2 कंट्रीज के लिए ज़्यादा मीन करता है कि नहीं करता है वो तो बात की बात है। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है। इस पर इंडिया को कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसको सबको मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाया हुआ है। ये जो भारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये डील हुई है, ये आगे कितना घातक हो सकती है आप ये वीडियो देखकर समझ जाओगे। अभी कल परसों में ही मैंने ये वीडियो आपको दी हुई है। देखिए क्या है ना, इस डील के तहत ये जो डिफेंस पैक्ट है इसमें साफ साफ तौर से कहा गया है कि एनी अटैक एट पाकिस्तान विल बी कंसीडर एज द अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। मतलब पाकिस्तान पर कोई भी अटैक होता है तो वो सऊदी अरेबिया पर अटैक माना जाएगा और वाइस वर्सा। मतलब सऊदी अरेबिया पर कोई अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा। अब इसमें दिक्कत भारत के लिए क्या हो जा रहा है कि मान लो आगे चल करके फिर से कोई टेरर एक्टिविटी करता है पाकिस्तान, फिर से वहां पर, चूंकि अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि दोबारा से जो टेरर ठिकाने भारत ने तबाह किए थे पाकिस्तान उसको दोबारा से बिल्ड करा रहा है। तो अगर वो टेरर कैंप फिर से एक्टिवेट होते हैं और फिर से कोई टेरर एक्टिविटी करते हैं और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाता है, तो अब इस पैक्ट के तहत सऊदी अरब पर भी वो अटैक माना जाएगा और सऊदी अरब आ जाएगा पूरा पूरा मदद करने पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थड़क पड़ा था और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कोई देश आया नहीं सामने से खुल करके कि हम भी पाकिस्तान की तरफ से खड़े होकर के आकर अटैक करेंगे। सब बस मदद कर रहे थे, तुर्की वगैरह ड्रोन भेज रहे थे, मिसाइल और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहे थे चाइना जैसे लोग। लेकिन अब सऊदी अरब सामने से आ सकता है क्योंकि उसने ये डिफेंस पैक्ट या म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो ऐसे में अब इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन क्या क्या होगा, ये सब जानने के लिए वो वाली वीडियो जरूर देखिए। चलिए, आप थोड़ा सा लोकेशन भी देख लीजिए क्योंकि डेली करंट अफेयर देख रहे हो तो आपको वर्ल्ड मैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखिए, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत वर्ल्ड मैप में, तो यहीं बगल में ही पड़ोसी है पाकिस्तान। अफगानिस्तान ईरान को छोड़ोगे, इधर अरब कंट्रीज में आओगे तो इधर बड़ा सा देश दिखेगा, ये है सऊदी अरेबिया। इधर यूएई है, इधर ओमान है, यमन है, कुवैत है, इराक है, ये सब इसमें अरब देश हैं। मैंने एक और वीडियो आपको दी थी इस्लामिक नाटो वाली, जो इस्लामिक नाटो बिल्ड करने की बातचीत चल रही है कि जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं 57 देश, ये मिल करके एक इस्लामिक नाटो बनाएं। मतलब एक ऐसा रक्षा ग्रुप बनाए, संगठन बनाए जो नाटो की तरह काम करे कि किसी भी इस्लामिक देश पर अगर कोई अटैक करे तो वो सभी इस्लामिक देशों पर अटैक माना जाए और फिर सब मिल करके उस पर अटैक करें। तो ये डिफेंस पैक्ट भी कुछ कुछ उसी तरीके से नज़र आता जा रहा है। अभी तो 2 ही देश में हुआ है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसमें बातचीत चल रही है कि कतर भी शामिल हो सकता है और भी यूएई वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। तो और भी जब शामिल होते जाएंगे तो ये वही नाटो वाला रूप ले लेगा। खैर, अब बाकी तो आप प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जानबे करते हो। यहाँ पर तो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान है और रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल मुद्रा है, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर मंथन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? मंथन 2025 इसका सम्मेलन का उद्घाटन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है नई दिल्ली में। आप ये आर्टिकल देखिए, सेंटर ड्राइविंग रिफॉर्म्स टू मॉडर्नाइज कंटोनमेंट्स, प्रमोट ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेसेस। देखिए कंटोनमेंट्स जो हैं, जो कैंट एरिया होते हैं, आप सुने भी होंगे, आपके अगर बड़ा शहर है में रहते हो तो उसमें एक कंटोनमेंट जोन जरूर ही होगा, तो उसको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ की ईज ऑफ लिविंग में क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या क्या और हाईटेक बनाया जाए, ये सब पर यहाँ पर बातचीत चलेगी। ठीक है, तो मंथन सम्मेलन इसीलिए है, मंथन किया जाएगा। अच्छा, ये सम्मेलन रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत एट 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। अगला, हाल ही में आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गेंदबाजी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो गेंदबाजी रैंकिंग में भाई आ गए हैं वरुण चक्रवर्ती टॉप पर। वरुण चक्रवर्ती ये आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर हैं और टॉप पर पहुंचने वाले मात्र तीसरे भारतीय बने हैं अब तक के इतिहास में। इनसे पहले केवल जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई थे
पहुंचे थे कभी टॉप पर, नंबर 1 रैंकिंग पर, अब वरुण चक्रवर्ती पहुंच गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के वरुण चक्रवर्ती इसमें गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर हैं और भारत के ही अभिषेक शर्मा ये बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर है। ठीक है, तो दोनों ही रैंकिंग में T20 में टॉप पर अपना बंदा है। चलिए आगे देखते हैं। स्पिनर है, आप जानते ही हो इनको। सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया ने भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया? तो दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में गौरंग लाल दास को। किसे? गौरंग लाल दास को। दिनेश कुमार पटनायक को अभी कनाडा में नियुक्त किया गया था, याद होगा आपको। तो गौरंग लाल दास जो है टू बी इंडियाज न्यू इनवाइट टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहाँ पर है? यहाँ पर मैप तो मैंने नहीं लगाया है, चलिए ऐसे वर्बली बोल दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आए, अगर आपके दिमाग में मैप छपा होगा जरूर आ जाएगा। आप इंडिया से ऊपर जाओगे चाइना, चाइना के बगल में ही आपको कोरिया गणराज्य दिखेगा। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है, थोड़ा सा और इधर आओगे जापान है, नीचे ताइवान है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? ऊपर रसिया है। तो दक्षिण कोरिया वो जो नीचे वाला है वही वाला है, और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन जो है वो डिवाइड करती है दोनों देशों को। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होती है, मुद्रा कोरियन पीपल वॉन है, राष्ट्रपति ली जाई है। ठीक है, तो नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में इससे पहले काम करते थे, अभी ये दक्षिण कोरिया में राजदूत होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए कितने रुपए के मासिक भत्ते की घोषणा की? यही बात से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो अब चुनावों का एक बहुत बढ़िया एक चल गया है ना, ये लोग अमृतवाणी पा गए हैं। कोई भी राज्य हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, हर सरकारों के द्वारा ये किया जा रहा है और ये इतना घातक है कि अभी आप आगे देखिएगा वीडियो में, अभी आपको समझ में आएगा कितना घातक है। ये क्या कह रहे हैं कि बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता करेंगे। ये कब तक करेंगे? 2 साल तक। 2 साल तक, और वो भी किसके लिए? जो पहली बार वोट करेंगे उनसे लेकर के 25 साल तक के स्नातकों तक का है। मतलब इनका सीधा सीधा मतलब है कि वो जो इनका नया नया वोट बैंक बनने जा रहा है, वो एक बार वोट बैंक बन जाओ उसके बाद सपोर्टर और अनसपोर्टर एक ही बार में डिसाइड हो जाता है, जल्दी तो विचारधारा बदलती नहीं है। दूसरी बात ये कि ये 1,000 रुपये दे करके आपके जो 40-50 हज़ार पर महीने पाने की, जो लाइफ टाइम पाने की जो क्षमता है, उसको लात मारा जा रहा है। 1,000 रुपये मात्र 2 साल तक के देने के लिए इन्होंने कहा है, मात्र 2 साल तक देंगे, है ना। पहले कहेंगे कि चलो चुनाव इसी साल देंगे, फिर सोचेंगे नहीं नहीं लोग विरोध करेंगे, 1 साल देंगे तो लोगों को आइडिया समझ में आ जाएगा कि बस चुनाव के लिए दे रहे हैं, लाओ 1 साल और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा बजट से ही जाएगा, 1 साल और बढ़ा दिए तो 2 साल के लिए देंगे। इसके बाद देखो ये कह रहे हैं 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे अगली बार। चल जुट्टा, मोदी जी कहे थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना, और अभी परसों जेई की वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हो रहा है, 2500 वैकेंसी आई है, 2 करोड़। तो देखो ऐसे तो यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अब ये तो ये भैया जी लोगों के लिए है ना, बेरोजगार स्नातकों के लिए, चलो इसमें लड़कियाँ भी होंगी, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी लॉन्च किया गया था, उनको भी 2500 के आसपास में कुछ दिया जाता है। ऐसे ही सभी राज्य कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, है ना, सब भैया दीदी योजना चला करके 2-2.5 हज़ार में आपका 40-50 हज़ार जो आप पा सकते थे उसको लात मारा जा रहा है उस सपनों का, और बस 2-2.5 हज़ार में खुश कर दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर खजाना जब खाली हो जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि अगले चुनाव का इंतजार करते हैं सब। खैर, पटना राजधानी है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं, और ये इतनी बार सीएम बन चुके हैं कि आप जो है जेडीयू पार्टी से हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत होती है वोटिंग टाइम पर। वोटिंग जब करने जाते हैं ना, जो युवा होते हैं जिनके लिए ये सब सगुफे लाए जाते हैं, तो वोटिंग करने जाते हैं ना, वो देखते हैं हमारी बिरादरी का कौन है, हमारी जात का कौन है, या हम किस जात से हैं और कौन सी विचारधारा मैच कर रही है। और यही वजह है कि ये ऐसे नेता जो हैं ऐसी डील लाते हैं, ऐसी योजनाएं लाते हैं आप लोग के लिए। इनको भी पता है कि भाई कि कैसे जीतना है, तभी ना बंदा इतने दिन से मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है। मतलब बिहार में हो, अगर कोई भी बन जाए, कोई भी चुनाव जीते, मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना होता है ना। तो खैर जो भी है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वैसे भी आप लोग टैग देने में तो बहुत माहिर हो। एक वीडियो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर तो उस पर कमेंट आएगा, अच्छा ये कांग्रेसी चैनल लगता है। दूसरा वीडियो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर ही तो उस पर आएगा, अच्छा ये बीजेपी वाला लगता है चैनल।
है ना। मतलब आप खुद ही अपने आप को माइंड डिसाइड करके बैठे हुए हो, आपको ही अब उसी चश्मा लगा के बैठे हो कि जिस चश्मे से देखते हो वैसे दिखता है। रियल प्रॉब्लम क्या है उसे ऊपर उठ करके देखो तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। जहाँ पर जो दिक्कत होती है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी सब जानते हो बिहार के बारे में, आगे बढ़ते हैं हम। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ये देखिए, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जैसे अपने भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। तो जो फेडरल रिजर्व है अभी इसने बेंचमार्क दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आरबीआई जब ऐसे रेपो रेट में कटौती करता है तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने आपको दो टर्म में बताया हुआ है, जब कभी भी बताया है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि 0.25% की कटौती की है, कभी कभी इसी बात को ऐसे कहता हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। मतलब 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आरबीआई कट लगाता है रेपो रेट वगैरह में, कभी कभी बढ़ा भी देता है, कभी कभी कम कर देता है। ऐसे ही यहाँ अमेरिका ने किया है। अमेरिका का इस बार का करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2025 में, या कहें जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ये पहली बार है जब यहाँ पर बेसिस पॉइंट में कटौती करनी पड़ी है। अब कटौती क्यों की जाती है इसको भी समझिए। देखिए, आपको आरबीआई से लेकर के समझाता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आरबीआई है ना भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बैंकें जो होती हैं ना वो इससे बैंकिंग करती हैं। बैंकिंग करती हैं मतलब, बैंकिंग का मतलब ये होता है कि या तो आप पैसा लो या तो पैसा दो, या तो आप पैसा लोगे, लोन लोगे, या तो आप पैसा जमा करोगे। यही तो बैंकिंग काम होता है। हम लोग जो हैं आम नागरिक जो कॉमर्शियल बैंकों से बैंकिंग करते हैं वो क्या करते हैं? दो ही चीज़ तो करते हैं, या तो लोन लेते हैं बैंक से या तो अपना पैसा जमा करते हैं। तो जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें देती है इंटरेस्ट, और जब हम पैसा लोन लेते हैं तो बदले में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है बैंक। ऐसे ही ये बैंकें जो होते हैं ना, B1, B2, B3, B4, B5, ये जो बैंकें होती हैं कॉमर्शियल बैंकें, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ये सब बैंकें आरबीआई से सेम बैंकिंग करती हैं। मतलब आरबीआई से थोड़े समय के लिए पैसे उधार लेती हैं और कभी कभी पैसे जमा भी करती हैं वहाँ पर। तो जब पैसे उधार लेती हैं, जब उधार लेंगी भाई तो फिर इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। उधार लेंगी तो इंटरेस्ट देना होगा, तो उसे कहेंगे रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। और जब पैसा अपना थोड़े समय के लिए आरबीआई के पास जमा करती हैं कमाने के लिए, तो उसे कहेंगे, जब जमा करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा इनको बैंकों को, तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। तो जब पैसा जमा करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट मिलेगा, तो रेपो रेट। अब आरबीआई समय समय पर ये चार्जेस घटाता है, मतलब जो ये रेट्स हैं इसको घटाता है। जैसे अभी इंडिया में बात करें तो अभी के टाइम पर 5.5% है। आरबीआई घटाता कब है? आरबीआई घटाता इसलिए है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंकें लोन ले सकें। अब रेपो रेट अगर इंटरेस्ट कम करेगी आरबीआई तो ये ज़्यादा लोन लेंगे, भाई कम दर हुई है, ज़्यादा लोन लेंगे तो फिर अब ये भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो आम पब्लिक जो है इनको ये ऑफर करेंगे और ज़्यादा लोन लो, तो आम पब्लिक और ज़्यादा लोन लेगी। जब आम पब्लिक के पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो वो और ज़्यादा खरीदेगी, जा जाकर आईफोन लेने की लाइन में खड़ी होगी और लोन लेकर के आईफोन खरीदेंगे ईएमआई पर, है ना। तो जब ज़्यादा पैसे खरीदेंगे, खर्च करेंगे, तो मार्केट में पैसे ज़्यादा घूमेंगे, इकोनॉमी को और ज़्यादा मिलेगा बूस्टअप, ठीक है। वो अलग बात है, लोन में डूबते चले जाएंगे सब, लेकिन उससे फ़ायदा इसको होगा। अब यहाँ 5.5% रखा है तो यहाँ ये बैंकें 8.5% रखेंगी, 2-3% खुद का कमाएंगी। तो ये होता है। लेकिन जब, और फिर क्या होता है, अचानक से सप्लाई में कमी आने लगती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई अचानक से, तो महंगाई बढ़ने लग जाती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई फिर धीरे से इसको बढ़ा देता है। अब इसको धीरे से बढ़ा देगा तो ये भी कम लोन लेने लगेंगी, और ये कम लोन लेने लगेंगी तो ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी, तो ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी, तो आम नागरिक भी लोन कम लेने लगेंगे, है ना। तो इसलिए फिर लोगों की डिमांड कम होने लगेगी, सप्लाई में अधिकता आ जाएगी। तो इसीलिए डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए आरबीआई बेसिस पॉइंट की कटौती और बढ़ोतरी करता रहता है। ऐसे ही अब करना पड़ा है अमेरिका को। अमेरिका को क्यों करना पड़ा? अमेरिका को इसलिए करना पड़ा क्योंकि अमेरिका में इस समय महंगाई दर बढ़ती जा रही है। जी हाँ, भारत पर जो टैरिफ ये लगाए थे उसका अब असर देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा और भी देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, तो और भी देशों की जो सप्लाई चेन जिस हिसाब से पहले हुआ करती थी, डील ट्रेड वगैरह, वो अब कमी आई है उसमें। इससे महंगाई वहाँ पर बढ़ी हुई है, और इसलिए इन्हें अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए
25 आधार पॉइंट यानी बेसिस पॉइंट की कटौती करनी पड़ी है। अब इनको 4% से 4.25% के दायरे में ला करके इन्होंने कर दिया है। इन्होंने एक रेंज डिसाइड किया, रेंज में रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो 2025 में पहला मौका है जब ब्याज दर में कटौती की गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये भी बात है, अमेरिका में कहते हैं कि अगर अमेरिकी मार्केट छींकता है तो भारत की मार्केट को जुकाम रख लेता है। यानी अब यहाँ पर अगर कटौती हुई है तो आने वाले दिनों में आप देखना आरबीआई भी कटौती करेगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा एआई रोबोट गगनयान की अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में शामिल किया जाएगा। गगनयान मिशन के अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में तो ये शामिल किया जाएगा व्योममित्र। व्योममित्र दोस्तों कौन है, क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज से 1-2 साल पहले जब पहला परीक्षण इसका हुआ था तो मैंने आपको वीडियो भी दी थी व्योममित्र को लेकर के। व्योममित्र एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट। इसको गगनयान की टेस्ट फ्लाइट में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन आप जानते हो इसरो का मिशन है, इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन होने वाला है और ये आगे चल करके लॉन्च किया जाएगा। भारत 3 क्रू मेंबर को अंतरिक्ष में भेजेगा और ये 400 किलोमीटर की रेंज में भेजा जाएगा। लेकिन वो भेजने से पहले भारत चाहता है कि एक ऐसा ह्यूमनॉइड टाइप का रोबोट बनाकर जो ह्यूमन की तरह दिखता हो उसको बना करके ट्रेंड करके भेजा जाए पहले टेस्ट फ्लाइट में, जिससे उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ये सब हम लोग टेस्ट कर लें, किसी भी आम इंसान की जान न जाए। इसके लिए एक रोबोट भेजा जा रहा है, उस रोबोट का नाम है व्योममित्र। ये ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि व्योममित्र जो है मुझे याद आ रहा है 2022-23 में ही लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। पहली बार इसकी टेस्टिंग की गई थी। अब इसको और ज़्यादा टेस्ट करके ट्रेन करके भेजा जाएगा, तो दिसंबर 2025 तक ये भेजा जाएगा, ठीक है, व्योममित्र। तो ये व्योमनाट्स होगा। बाकी शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में 3 लोग की टीम जाएगी। शुभांशु शुक्ला अभी आईएसएस पर भी गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वहां से जाकर होकर के आए हैं। तो इनके एक्सपीरियंस को यूज किया जाएगा गगनयान मिशन में, ठीक है। चलिए अगला, अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध पर भारत के लिए छूट हटाने का फैसला लिया है। ये पोर्ट किस देश में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसीलिए कहता हूँ जो ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो बनती है ना उसको जरूर देखा करो, उससे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिलती है। ये अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर जो प्रतिबंध लगा था ईरान पर, उसमें भारत को कुछ वेवियर दिया था कि भारत के लिए वो प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन अब वो वेवियर हटा लिया है भारत के लिए और अब इससे ये सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। लेकिन ये चाबहार पोर्ट है कहाँ पर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ईरान में है ये चाबहार पोर्ट, ठीक है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, मैंने इस पर कल भी एक वीडियो दी थी कि चाबहार पोर्ट गया हाथ से, ठीक है। चाबहार पोर्ट एक्चुअल में भारत ने लीज पर लिया था 10 सालों के लिए, और वो लीज पर लिया अभी 2024 में। इससे पहले भी भारत वहाँ पर काम करता आ रहा था, उस पर बिल्ड कर रहा था टर्मिनल वगैरह, लेकिन 2024 से तो पूरा ले लिया था। अब वो जो लीज पर लिया था इसलिए क्योंकि वहाँ पर यूएसए का सैंक्शन तो था पूरे ईरान पर, लेकिन चाबहार पोर्ट के लिए पिछली बार जब ट्रंप थे, पिछली सरकार में जब ट्रंप का पुराना कार्यकाल था, उस टाइम 2018 में भारत को वेवियर दे दिया गया था। वेवियर क्या होता है, मतलब छूट। वेवियर आप लोन वगैरह में भी सुनते होंगे कि इस स्पेशल कंडीशन के तहत आपको इस चीज़ के लिए वेवियर दे दिया जा रहा है, आपको स्पेशल छूट दी जा रही है। तो ऐसे ही भारत के लिए छूट दे दी गई थी, चलो भारत यहाँ पर व्यापार कर सकता है। अब ये चाबहार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली, ये जानने के लिए आप ये कल वाली वीडियो देखिए, कल शाम को ही मैंने ये वीडियो डाली हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चाबहार पोर्ट, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये चाबहार पोर्ट है। इसके जरिए भारत जो है ये मिडिल एशिया में भी कनेक्ट करता है, ईरान वगैरह के थ्रू ये भारत इधर भी यूरोप में भी कवर करता है। इसके अलावा भारत एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है आईमैक पर। वो आईमैक क्या है इस पर भी इसमें चर्चा की गई है, आप इसको जरूर देखिए। ये सब क्वेश्चन अगर एक बार देख लोगे ना वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछे आप आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। खैर फैक्ट की बात करें, 2024 में इस 10 साल के लिए लीज पर लिया था भारत ने, 2018 में वेवियर मिला था, 2017 में ट्रंप ने सैंक्शन लगाया था ईरान पर, ठीक है। तो फिलहाल ये जो वेवियर हटाया जाएगा, ये कब हटाया जाएगा, ये सितंबर के महीने के अंत तक हटाया जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के दिन के क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ एमजेटी एजुकेशन से जुड़िए। आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। वीडियो भले लेट आती है, लेट इसलिए आती है उसके भी पीछे का कारण है कि मैं
और भी चीज़ों पर, ट्रेनिंग टॉपिक हुआ, डिटेल एनालिसिस हुआ, इन सब पर भी काम करता हूँ। अदर चैनल की तरह ये चैनल नहीं है कि केवल डेली करंट अफेयर लाना है, सिर्फ एक ही क्लास लानी है। अगर सिर्फ एक ही क्लास लानी हो तो अब टाइम पर मिले आपको, लेकिन कोर्सेज में भी हमें क्लास लेना होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग टॉपिक्स भी और ज़्यादा डीप एनालिसिस वीडियो आपको देनी होती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए उसके लिए बुरा मत माना करो। दिन भर में 24 घंटे में आप अगर 2 घंटे लेट भी पा जाओगे न्यूज़, तो वो न्यूज़ पुरानी नहीं होती है और ना ही वो अगले ही दिन आपके एग्ज़ाम में आने वाली होती है। ठीक है, पेपर आपका पता है 10-15 दिन पहले बन जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को रोज़ाना देखा करो, कोई भी वीडियो मिस मत किया करो। डेली करंट अफेयर तो भूल से भी मत मिस करो। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कल मैंने पूछा था। अनुच्छेद 153 के तहत। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है विश्व की सबसे बड़ी घास के रूप में किसे जाना जाता है। इसके अलावा किस राज्य में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। डिटेल में आंसर कीजिए इसका। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।